सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हरी मोहन जी, और उनके साथ होंगे मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी। और ये तीनों ही चर्चा करेंगे कि कैसे भारत और चाइना की जो नजदीकी है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही परेशान है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आते जी आपके जाने पहचाने हरिमोहन जी, बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं रोहित शर्मा। रोहित बहुत शुक्रिया, आ जाएं, थैंक यू सो मच आप दोनों का। हरिमोहन जी, ये हो क्या रहा है अजय जी? आपने अफ्रीका में ऑफिस खोल लिया क्या? हम दोनों को ठंड लग रही है, जैकेट वैकेट में हैं, आप एक छोटे से उसमें। नहीं, आप लोग इतने फेयर भी लगते हैं और मेरा फ्रेम पता नहीं डार्क क्यों आते हैं। मुझे ये राज भी आप लोगों से पूछना है कि आप लोग इतने फेयर है और मैं डार्क क्यों आ रही हूँ। और मेरे कैमरा में प्रॉब्लम है, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। एक क्रीम आती है फेयर एंड लवली, जरा उसे लगा के देखना, हो जाएगा काम। अच्छा ठीक है, मैं कल ट्राई मारूंगी। लेकिन हम तो मुल्तानी और हल्दी लगा के बैठ जाते हैं, उसमें भी काम चल जाता है। वही ना, आप दोनों मुझसे इतने ज्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं और इतने ज्यादा फेयर भी लग रहे हैं, जबकि मैं नहीं लग रही और उसका मुझे अब देखना ट्विटर पर कितनी लड़कियां लाइन मारेंगे हमें। नहीं, लेकिन हरिमोहन जी, वाकई में मैं कई शोज में से देख रही हूँ कि आप लोग बहुत खूबसूरत और बहुत फेयर लग रहे हो और मैं नहीं लग रही होती बचपन से। डेफिनेटली तो बच्चे के बाल भी नहीं निकले। सही मगर हम टॉपिक की तरह चलते हैं हरिमोहन जी। अजय डोभाल साहब चाइना गए हैं, उनके विजिट को आप किस तरह से लेते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है ये? अगर उनकी विजिट से जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें 6 वादे किए गए, शांति बनाए रखेंगे, बॉर्डर पर नहीं लड़ेंगे, पीस टॉक्स चलती रहेंगी, बॉर्डर को सेटल करेंगे और न जाने कितनी सारी बातें वो कर रहे हैं। ये सब हाथी के दांत है, मुझे जो लगता है ये सब हाथी के दांत है जो दिखाने के लिए बात की गई है, वरना मुझे कहानी कहीं और नजर आ रही है। और इस कहानी के रूट्स मुझे पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पर फैलते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला 5 नवंबर को जो ट्रम्प जीत के आया है और जो डीप स्टेट ने जिस तरीके से अपना जिसे कहते हैं कि खेल दिखाया है, और वो डीप स्टेट पूरी ताकत के साथ, जिसे कहते हैं ना लिटरली पूरी ताकत के साथ, डीप स्टेट जो है वो एक ऐसे दुनिया बना के जाना चाहता है ताकि अगले 4 साल तक वो लड़ाइयां चलती रहें। और जब वो इस अपनी सरकार में वापस आए, ओबामा यानी डेमोक्रेट्स वापस आए, तो वो उन सुलगते हुए अंगारों को आग में कन्वर्ट कर दे, जंग में कन्वर्ट कर दे, मुझे ऐसा लगता है। और पॉसिबली इंडिया और चाइना ने इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, और समझने के बाद आज के दिन ये दोनों कंट्रीज बहुत सफिस्टिकेटेड मैनर में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और कम से कम कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है यार, हम दोनों नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमसे लड़ने के लिए अमेरिका आ गया है। मुझे ऐसा लगता है इसके रूट्स हमें अक्टूबर में होने वाले बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर दिखाई देता है, जिसमें 31 अक्टूबर तक तो हम लोगों की दोनों कंट्रीज की डिसएंगेजमेंट होकर और पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी। अब आप अंदाजा लगाइए, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 15-16 अक्टूबर के आसपास, या यूं कहें अक्टूबर फर्स्ट वीक में, दुनिया को समझ में आने लग गया था, जो भी इंटेलिजेंस अमेरिका में रखे हुए था उन सबको समझ में आने लग गया था कि कमला हैरिस डूब चुकी है, डेमोक्रेट्स डूब चुके हैं, ट्रंप आने वाला है। और जिस तरीके से ट्रंप आने वाला है ये लगने लगा, चाइना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इंडिया ने उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में फायदा उठाया, पीस एस्टेब्लिश करके। एक बात, लेकिन इसके बाद दूसरा पार्ट भी है। जैसे ही ट्रंप की डिक्लेरेशन हुई कि 6-7 तारीख तक डिक्लेयर हो गया, 6 तारीख को डिक्लेयर होना शुरू हो गया कि ट्रंप आ रहे हैं, और 7 तारीख आते आते कंफर्म हो गया कि हाँ ट्रंप जीत चुके हैं। 8 तारीख को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, उसके बाद कुछ वोट्स वगैरह काउंट हो रहे हैं, मैं उन पे अभी नहीं जा रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि अल्टीमेटली ट्रंप के जीतने के बाद क्या बाइडेन चुप बैठा? मुझे लगता है नहीं।
मतलब 8 नवंबर से लेकर और आज हमारे पास 18 दिसंबर है, 19 दिसंबर है। इस बीच में अगर बड़े तौर पर देखें तो यूक्रेन को फुल फ्लेजेड डीप लेवल की मिसाइलें दे दी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दी, एक्मेटैक जो भी है, उन्होंने रशिया के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद सीरिया जो है वो गिर चुका। अच्छा, उसके बाद हिजबुल्लाह से इजराइल की लड़ाई खत्म हो गई है, सीरिया जो है वो गिर चुका है, असाद भाग चुका है, इजराइल जो है वो सीरिया की बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर चुका है। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एकदम से जो आईएस की आउटफिट एचटीएस जो है वो, या फिर आईएसआईएल वो, या फिर आईएसकेपी वो, ये सारे के सारे एकदम से आपको नहीं लगता एक्टिवेट होते हुए नजर आए हैं? और ये जिस तरीके से एक्टिवेट हुए हैं, चाहे असाद की रेजिम उखाड़ के फेंकना हुआ, चाहे तालिबान के एक मिनिस्टर को मार डालना हुआ, चाहे बांग्लादेश में एकदम से आग उगलना हुआ, और सबसे बड़ी बात म्यांमार में जिस तरीके से मामला है, रोहिंग्या अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी से लेकर जिस तरीके से वहां पर आप देखेंगे ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मणिपुर के अंदर अमेरिकन एजेंट्स या अमेरिकन जो आर्मी पर्सनल्स है वो दिखाई दे रहे हैं कुकी रिबेलियंस को जैसे कहते हैं कि ट्रेनिंग देते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइडन या ओबामा जाने से पहले डीप स्टेट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके जाना चाहते हैं जहां हर कुछ जल रहा होगा। देखिए, ट्रंप आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और सारी लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। यानी ट्रंप आने के बाद उन लड़ाइयों को खत्म नहीं करवाएगा, उनको सेटल करवाने के लिए उसे अगले 2 से 3 साल लग जाएंगे। तब तक ट्रंप के अगेंस्ट कुछ ना कुछ माहौल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस बार थोड़ा ज्यादा होगा। ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि एक खबर जो हमने से किसी ने शायद डिस्कस भी नहीं की कि ऑस्ट्रेलिया की एक लेबोरेटरी से 326 वायरस जो है वो चोरी हो गए हैं। ऐसी ही खबर एक बहुत ही उड़ती सी, हालांकि वो 100% सही नहीं थी और वो चीज डिस्कस भी नहीं हुई थी, कि चाइना के अंदर से भी लेबोरेटरी से एक वायरस निकलता है। अब चाइना की लेबोरेटरी से एक वायरस निकला, अब की बार चोरी हुए 326। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जरूर है। अच्छा, रशिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना, यानी रशिया, और उम्मीद की जा रही है कि भाई न्यूक्लियर, अब ये देखिए ना, रशिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना साफ तौर पर बता रहा है कि रशिया को आप अब किसी भी तरीके से पीस टॉक्स के लिए नहीं बिठा सकते, क्योंकि रशिया आग बबूला है और एक तरीके से रशिया का राइट हैंड, पुतिन का राइट हैंड मारा गया और पुतिन उसका बदला लेगा ही लेगा। अब वो किस लेवल पर जाकर होगा, क्या होगा, उसको बताना मुश्किल है, लेकिन सोचकर देखिए, स्कूटी के अंदर एक बम डाल के मार दिया गया, इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर। तो शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अजीत डोवाल की जो अभी चाइना की मीटिंग है, उसको हमें इस डायमेंशन में नहीं देखना कि हमें दिखाई दे कि भाई अजीत डोवाल जो है वो चाइना के साथ पीस टॉक्स करने गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर बांग्लादेश के जो हालात हैं, म्यांमार के जो हालात हैं, और इन जगहों के बीच में कोई ना कोई ऐसी फोर्स जरूर खड़ी हो रही है जो अमेरिका का, जिसको बैक मिल रहा है, अमेरिका का जो सपोर्ट मिल रहा है, और वो जो फोर्स है वो इंडिया और चाइना दोनों को परेशान करेगी। और अगर इंडिया और चाइना के बॉर्डर टॉक्स डिस्कस हो जाते हैं या डिसाइड हो जाते हैं, तो पॉसिबली बे ऑफ बंगाल के अंदर किसी तरीके का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर एक दूसरे के साथ कोई ना कोई मैटर डिस्कशन जरूर होगा और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वो सॉल्यूशन निकल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा मजबूती के साथ ये दोनों फोर्सेस मिलके, खासकर बंगाल और बांग्लादेश और म्यांमार वाले इलाके में अमेरिकन लेड फोर्सेस से लड़ती हुई नजर आएंगी। और उसी चीज का कुछ खाका हल्का फुल्का अंदर डिस्कस होते हुए नजर आया। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से ही इंप्लीमेंट होगा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी शुरुआत है, डिस्कशन उस डायमेंशन में है जिसकी खबर मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिली। और मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी 2 साल से प्रेडिक्शन चल रही है। म्यांमार मुझे दिखाई दे रहा था, जब से म्यांमार में कूट डिटेक्ट हुआ, आर्मी आई, उसमें मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन जैसे ही म्यांमार की आर्मी को रिबेलियंस ने धोया और पूरे के पूरे चारों तरफ से म्यांमार को कंसंट्रेट करके रख दिया,
तब मुझे मेरा शक यकीन में बदला कि कुछ बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम हो रही है। जब म्यांमार में उठापटक चल रही थी तो एकदम से पता लगा मणिपुर जलने लगा, तो इसका मतलब वो आग इंडिया को टारगेट करने के लिए लगाई जा रही थी। लेकिन जब मणिपुर से भी मामला सेटल नहीं हुआ और एकदम से बांग्लादेश को जलाने लगे और शेख हसीना का स्टेटमेंट आ गया, तो एक चीज कंफर्म हो गई, अगले 20 साल का बैटल ग्राउंड बांग्लादेश और म्यांमार है और इंडिया और चाइना के प्रोग्रेस को रोकने का प्लान है। जो कंट्री तरक्की कर रहा होता है उसके पड़ोस में आग लगा दो, वो उस आग में जलता हुआ परेशान रहे। वही चीज प्लानिंग यहां चल रही है। पॉसिबली इस चीज के ऊपर डिस्कशन है, लेकिन इनके ज्वाइंट स्टेटमेंट में मुझे इस रीजन का कोई रिजल्ट मतलब कोई मेंशन नहीं मिला। अब अगर एक वर्ड भी होता तो शायद उसका मतलब निकल जाता। अगर वो वर्ड नहीं है, इसका मतलब वो डायलॉग टेबल पर है, डिस्कशन चल रही है, प्लानिंग चल रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, इसलिए उसको भी एक्सपोज नहीं किया या फिर उसको बता ही नहीं रहे कि हम इस मामले में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है और इनकी डिस्कशन के अंदर या इनकी स्टेटमेंट में वो मुझे शब्द नजर नहीं आ रहे। तो मुझे वहां सन्नाटा जो है ना, कई बार सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा होता है, बस पढ़ना है। प्रॉब्लम ये है, कह रहा है वो पता है, क्या कह रहा है वो अंदाजा है, लेकिन एग्जैक्ट जब तक एक आधा शब्द नहीं मिलेगा ना या फिर कोई एक्शन, तब तक कुछ नहीं। तो मैं उस सन्नाटे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं कब तक पढ़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रोहित, आपकी तरफ आऊंगी। आपको आप एग्री करेंगे रिमोन जी से कि वाकई में कुछ सन्नाटा है और कोई बड़ा कह लीजिए कि कुछ बड़ा सोचा जा रहा है या किसी इस किस्म की बात की जा रही है इंडिया और चाइना की तरफ से? देखिए, इंडिया और चाइना की तरफ से हम लोगों ने देखा कि सडनली दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस होने शुरू हो गए। क्यों होने शुरू हो गए? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि रशिया कहीं ना कहीं इंटरवीन कर रहा था और रशिया की इंटरवेंशन दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस लाने के लिए इंपॉर्टेंट रही। चाइना, जो कि नो डाउट इंडिया से बड़ी पावर तो है ही है और एक ऐसी पावर है जो कि अमेरिका से टक्कर लेना चाहती है। $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मतलब 19 ट्रिलियन ना बोले तो 10 की तो है ही है, जो भी वो बोले कि हमारी एग्जैक्ट फिगर्स और ईयर वो या डिप्रेशन जो भी $10 बिलियन के। इंडिया अपनी फिगर्स, अगर मैं इंडिया की फिगर मान तो हम $4 ट्रिलियन गवर्नमेंट की फिगर्स मान। कई बार ऐसा भी होता है कि 4 ट्रिलियन इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है, वो तकरीबन 4.5 ट्रिलियन पे होती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहीं सरकारी बाबू बैठ के बनाते हैं, तो कई बार वो ऊपर नीचे होती है। नो डाउट हो सकता है 3.5 बिलियन, मैं 3.5 के लिए भी तैयार, ठीक है। लेकिन हमसे 3 गुना बड़ी इकोनॉमी है, हमसे बड़ी पावर है। ऑन पेपर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके कितने काबिल प्लेन हैं उस पर डिस्प्यूट है, उनके कितने काबिल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिसमें वो दरार पड़ गई थी और दुनिया ने देखा और वीडियो सबके सामने अवेलेबल है, मैं नहीं मानता। ऑन पेपर्स तो हमसे बड़ी है, मिसाइल्स उनके पास हैं, आईसीबीएम्स उनके पास हैं, वो बड़ी पावर, बड़ी इकोनॉमी कहीं ना कहीं झुकती दिखी। कहीं ना कहीं झुकती कैसे दिखी कि उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज किया जिसकी वजह से वो 4 साल उन्होंने हर चीज को लटका के रखा। उनको टिकटॉक बैन झेलना पड़ा, उनको 50 से ऊपर ऐप के बैन झेलने पड़े, उनकी बहुत सारे इंपोर्ट्स इंडिया ने बैन किए, हम और करने जा रहे थे। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि आगे आने वाले टाइम में अगर हम इंडिया से बना के नहीं चलेंगे तो मामला गड़बड़ है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर भारत के रिश्ते बाकी सब बड़े देशों के साथ। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।